अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक जो कि है न्यूरोलैप्टिक्स ड्रग के बारे में। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए कि न्यूरोलैप्टिक वर्ड का जो है वो मतलब क्या होता है। तो न्यूरो का लफ्ज़ का मतलब होता है ब्रेन, और लैप्टिक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी दवाई जो ब्रेन में मौजूद टेंशन को, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के काम आती है, उसको आप न्यूरोलैप्टिक ड्रग कहते हैं। अब ये जो न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स हैं, इनको हम और बहुत से नामों से जानते हैं। इनको हम डिफरेंट नेम्स के ज़रिए से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूरोलैप्टिक ड्रग को और हम क्या क्या कह सकते हैं, इनको आप ट्रैंक्विलाइजर्स भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या नाम है इनके, इनको हम कहते हैं जनाब ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है जी। इसके अलावा हम इनको कहते हैं एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इसके अलावा इनको हम एंटी शिज़ोफ्रेनिक ड्रग्स भी कहते हैं, एंटी शिज़ोफ्रेनिक ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि न्यूरोलैप्टिक्स क्या होते हैं, तो इनको आप ट्रैंक्विलाइजर्स भी कह सकते हैं, एंटी साइकोटिक भी कह सकते हैं, और एंटी शिज़ोफ्रेनिक भी कह सकते हैं। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इन वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूरोलैप्टिक का मतलब क्या होता है। सो लफ्ज़ न्यूरोलैप्टिक का मतलब है न्यूरोलैप्टिक्स, कोई भी चीज़ जो कि आपकी सरफेस टेंशन को कम करती है। सरफेस टेंशन से मुराद है कि आपकी नर्वस टेंशन को कम करती है, उसको आप क्या कहते हैं, न्यूरोलैप्टिक्स कहते हैं। सो न्यूरो मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग्स डेट हैव टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है सलाहियत, टू रिड्यूस मेंटल टेंशन। ऐसी दवाइयाँ जो कि आपकी दिमागी टेंशन को, स्ट्रेस को कम करने की सलाहियत रखती हैं, उनको हम न्यूरोलैप्टिक्स कहते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब है सिंपली सुकून देने वाली दवाइयाँ। ठीक है, सुकून देने वाली दवा। एंटी साइकोटिक क्या है? एंटी साइकोटिक को समझने से पहले आपको साइकोटिक लफ्ज़ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइकोटिक। हम अक्सर कहते हैं दिस इज़ अ साइको, ही इज़ अ साइको पेशेंट, या शी इज़ अ साइको पेशेंट। तो साइको का मतलब होता है वो लोग जिनको सिवियर मेंटल इलनेस होती है, या वो लोग जिनको दिमागी मसाइल होते हैं, उनको हम साइकी पेशेंट कहते हैं। ठीक है, तो साइकोटिक का मतलब होता है पेशेंट हैविंग सिवियर मेंटल इलनेस। तो दिस टर्म इज़ फॉर सिवियर मेंटल इलनेस, बीमारी। तो एंटी साइकोटिक का क्या मतलब होगा? एंटी साइकोटिक का मतलब होगा वो दवाई जो कि मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के काम आती है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू किल सिवियर मेंटल इलनेस आर कॉल्ड एंटी साइकोटिक ड्रग्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है एंटी शिज़ोफ्रेनिक क्या होता है। तो उससे पहले आपको जो टर्म आनी चाहिए वो है शिज़ोफ्रेनिया, कि व्हाट इज़ शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया बाकायदा एक, आप कह सकते हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक प्रॉपर ब्रेन का प्रॉब्लम है, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो सोचने की सलाहियत है, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है, इमोशंस हैं, रिस्पॉन्स होता है, या सोशल इंटरेक्शन जो होता है पेशेंट का, वो ख़राब हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो पागलपन के पेशेंट्स होते हैं, या वो लोग जो दिमागी तौर पर मफलूज होते हैं, उन लोगों में चीज़ों को सोचने की सलाहियत, उनको अंडरस्टैंड करने की सलाहियत, उनका अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की सलाहियत, और उनका लोगों के साथ जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट को हम शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट कहते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया क्या है? ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, अ मेंटल
डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय, यानी इसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, तो इसमें करेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस, किस किस चीज़ में डिस्टर्बेंस है, इन थॉट्स, ख़यालात में डिस्टर्बेंस है, आप सोच समझ ठीक नहीं कर सकते। प्रोसेसेस का मतलब है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना, आप सोच के कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए कोई भी सोच आपकी आती है, उसके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोसेस करना। तो इन पेशेंट में चीज़ों को समझने की सलाहियत नहीं होती, उनको प्रोसेस करने की सलाहियत नहीं होती। इमोशंस, उन्हें समझ नहीं आती कि किस कंडीशन में हंसना है, किस कंडीशन में रोना है, तो उनके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। साथ में रेस्पॉन्स, किस बात पे किस तरह का रेस्पॉन्स करना है, ये चीज़ उनकी ख़त्म हो जाती है। एंड सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो टर्म हमने क्या यूज़ की है, हमने कहा है जनाब एंटी शिज़ोफ्रेनिक ड्रग। तो वो ड्रग्स जो कि क्या करेंगी, इन कंडीशंस को ख़त्म करेंगी, उनको हम क्या कहते हैं, एंटी शिज़ोफ्रेनिक ड्रग। सो हम लिख सकते हैं यूज्ड, बल्कि लिखें ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर। वो दवाइयाँ जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनको हम एंटी शिज़ोफ्रेनिक कहते हैं। सो अगर आप ओवरऑल इन 4 टर्म्स को देखें तो आप ये देखेंगे कि मोस्टली वो दवाइयाँ हैं जो कि हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें कोई मेंटल इश्यूज़ होते हैं, या वो लोग जो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, वो किसी साइकी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो उनको सुकून देने के लिए, उनको मेंटल इलनेस से बचाने के लिए, उनको प्रॉपर उनकी थॉट्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर को वापस लाने के लिए जो दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं या जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, उनको आप न्यूरोलेप्टिक्स भी कह सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स भी कह सकते हैं, एंटी साइकोटिक भी कह सकते हैं, और एंटी शिज़ोफ्रेनिक भी कह सकते हैं। तो इसमें से किसी भी तरह से वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी टर्म यूज़ करे, आपने सेम ड्रग्स के नाम लिखने हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि बेसिकली आप में या पेशेंट के अंदर मेंटल इश्यूज़ क्यों आते हैं, या पेशेंट जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया का शिकार कब होता है, आखिर उसके ब्रेन में ऐसी क्या तब्दीलियाँ आती हैं कि वो नॉर्मल लोगों की निस्बत डिफरेंट बिहेव करने लग जाता है। तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि वो लोग जो कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनके ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका लेवल ख़राब होना शुरू हो जाता है। या तो वो लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, या वो लेवल ज़रूरत से कम हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में या साइकोटिक पेशेंट में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो क्यों आती हैं, वो क्या न्यूरोट्रांसमीटर हैं, तो हम इधर लिखते हैं काज क्या है, काजेज ऑफ शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस, कि साइकोसिस का या शिज़ोफ्रेनिया की वजूहात क्या हैं। पहले अगर आपको ये पता होगा तभी आप ड्रग्स के बारे में समझ सकते हैं कि हम ड्रग्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं और हम उन्हें क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया जो है वो 3 वजूहात की वजह से होता है। या तो पेशेंट की बॉडी में इंक्रीज डोपामीन लेवल हो जाता है। डोपामीन क्या है, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम में मौजूद होता है, या हम कह सकते हैं ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जब बॉडी में रिलीज़ होता है तो बॉडी जो है वो फाइट या फ्लाइट मोड में होती है, यानी कि बॉडी एक्टिव हालत में होती है। तो वो लोग जो शिज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं, जो लोग पागलपन के पेशेंट होते हैं, वो हाईली एक्टिव होते हैं। वो ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं बल्कि वो सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो यूफोरिक कंडीशन में होते हैं। वजह ये होती है कि उनकी बॉडी के अंदर डोपामीन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी रीज़न क्या है कि इन पेशेंट में सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ होता है।
सीरोटोनिन क्या है? अगर आपने सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ा हो तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिंपैथेटिक सिस्टम के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामीन और सीरोटोनिन था। ये चारों के चारों जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये हमारी बॉडी में फाइट या फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करते हैं। जितना ज़्यादा सीरोटोनिन होगा या डोपामीन होगा उतनी बॉडी एक्टिव हालत में होगी। सो इन पेशेंट की बॉडी में ये न्यूरोट्रांसमीटर ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे होते हैं, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी बात जिस पे हंसी नहीं आनी चाहिए वो पेशेंट इस बात पे बिला ज़रूरत हंस रहे होते हैं, या किसी भी बात पे जिस पे रोना नहीं आना चाहिए वो पेशेंट इस पे बिला ज़रूरत रो रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो स्ट्रेस लेने की नहीं है वो इस पे बिला ज़रूरत स्ट्रेस ले रहे होते हैं, जो पागलपन के पेशेंट्स होते हैं। तीसरी जो रीज़न आती है जो कि लेस इंपॉर्टेंट रीज़न है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रीज़न है शिज़ोफ्रेनिया की वो ये दो हैं। तीसरी रीज़न होती है कि इन पेशेंट के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है ग्लूटामेट, या आप इसे कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामेट थोड़ी और चीज़ है, हम क्या लव यूज़ करते हैं? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है? दिस इज़ एन अमाइनो एसिड। ये क्या है? दिस इज़ एन अमाइनो एसिड। और आपको पता है अमाइनो एसिड क्या काम करते हैं? विच हेल्प टू मेक प्रोटीन, विच हेल्प टू मेक प्रोटीन। अमाइनो एसिड का काम क्या होता है जी? प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, अब ये हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूटामिक एसिड। इसके अलावा ब्रेन के अंदर ये क्या करता है? ब्रेन के अंदर ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन के एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसको अगर मज़ीद हम लिखें तो ये क्या करता है? इट sends and receive information, it sends and receive information from one part of brain या from one cell of brain to another। और क्या काम करता है? इसके साथ साथ ये ब्रेन के अंदर लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी। सो अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और जब इसकी मिकदार या लेवल बॉडी में कम होता है तो आपकी लर्निंग भी मुतासिर होती है, यादाश्त भी मुतासिर होती है, और साथ साथ जो भी मैसेज ब्रेन के एक सेल से दूसरे सेल तक जाना होता है वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ग्लूटामिक एसिड का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है, थोड़ा सा मैं आपको डोपामीन का बता देती हूँ, क्योंकि सीरोटोनिन तो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये आपके लेवल पे करने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही बच्चों से इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हमने बात क्या करनी है? हमने बात करनी है डोपामीन के हवाले से। ठीक है, एक हमने क्या कह दिया जनाब? डोपामीन का लेवल, सीरोटोनिन का लेवल और ग्लूटामिक एसिड का लेवल। ग्लूटामिक एसिड हमने बता दिया है। अब जो डोपामीन है, डोपामीन के बॉडी में 5 रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो ब्रेन में जाके अपने रिसेप्टर से या अपने टारगेट एरिया के साथ बाइंड करते हैं और रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। डोपामीन 5 तरह के रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है, D1, D2, D3, D4 और D5। अब ये जो मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं ना, इनकी लोकेशन बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पर होती है। कोई ब्रेन में होता है, कोई जो है ब्रेन के किसी पार्ट में है, कोई स्टमक में है, कोई इमेसिस पैदा करने वाले या उल्टी पैदा करने वाले सेंटर में है, तो इनके मुख्तलिफ काम होता है। हम अभी उसमें नहीं जा रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि ब्रेन के अंदर कौन सा डोपामीन का रिसेप्टर होता है। ब्रेन के अंदर जो है वो D2 रिसेप्टर मौजूद होता है। D2 रिसेप्टर्स की अगर हम लोकेशन देखें तो ये हाई डेंसिटीज़ की कहाँ होती है? एट हाई डेंसिटी अगर हम देखें, यानी ज़्यादा मिकदार में कहाँ होता है? ब्रेन के किस हिस्से में होता है? एट हाई डेंसिटी। इट इज़ लोकेटेड इन, ये कहाँ कहाँ पे ये होता है जनाब? स्ट्राइएटम में। स्ट्राइएटम जो है वो ब्रेन का एक पार्ट है। ठीक है जी, इसके अलावा न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में, ये बुक के अंदर चीज़ें मेंशन नहीं है, ये मैंने सारा आपको बताया है, इसमें से कुछ भी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। ये इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पहले पता होना चाहिए, देन आपको न्यूरोलेप्टिक ड्रग समझ आएंगी। न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में
ये ब्रेन के पार्ट्स के नाम है, ठीक है। एंड ऑल्फैक्टरी ट्यूबर्सल में, एंड ऑल्फैक्टरी ट्यूबर्सल में। और लेस मिकदार में कहाँ होता है? इन लेस डेंसिटी, कम मिकदार में कहाँ होता है? इन हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, लर्निंग को कंट्रोल करता है, हिप्पोकैम्पस एंड अमिगडाला, ठीक है। इसके अलावा D2 रिसेप्टर्स आल्सो प्रेजेंट इन CTZ center. What is CTZ center? It is called chemoreceptor trigger zone. Cause वोमिटिंग। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका आइडिया दे देती हूँ कि क्या होता है। देखिए, हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको आप CTZ सेंटर कहते हैं। CTZ सेंटर का पूरा नाम क्या है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जोन का मतलब है एरिया। ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि जब एक्टिवेट होता है तो हमें उल्टी आना शुरू हो जाती है, जिसको आप वोमिटिंग भी कह सकते हैं या इमेसिस भी कह सकते हैं। तो जब हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में D2 रिसेप्टर्स हाईली एक्टिवेट होंगे, तो क्योंकि CTZ सेंटर के अंदर भी D2 रिसेप्टर्स होते हैं, तो D2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। D2 रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो ये सारे एरियाज जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि जो शिज़ोफ्रीनिया का पेशेंट है उसमें हाई लेवल में डोपामीन लेवल था, जिसकी वजह से ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ में इसकी जो काम करने की सलाहियत है वो ज़्यादा या एबनॉर्मल हो गई है। और इसकी वजह से फिर ब्रेन में क्या इन्फेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से ब्रेन जो है उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम मेंटल इश्यूज़ कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमने इन मेंटल इश्यूज़ को ट्रीट कैसे करना है, या न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो जो बुक का बेसिक टॉपिक है वो अब शुरू होगा, और अब आपको समझ आना शुरू होगी कि बुक आपसे कहना क्या चाहती है। अच्छा जी, तो अब हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास जो एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक या ट्रैंकुलाइजर्स ड्रग्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास तीन, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी एक बड़ी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन के हवाले से पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो बुक के अंदर मेंशन है वो 3 तरह की क्लासेस इसकी मेंशन है। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास पहली जो क्लास आती है उसको आप कहते हैं टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, ठीक है जी। पहली क्लास आती है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, और आगे इसके लिखा हुआ है लो पोटेंसी, ठीक है। दूसरी क्लास जो हमारे पास आती है वो आती है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स, बट दीज आर हाई पोटेंसी। थर्ड जो क्लास हमारे पास आती है वो आती है ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक, और ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो हमें पता होना चाहिए जनाब। टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स में हमारे पास जो ड्रग मेंशन है वो है क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन। इसके अलावा बहुत सारे ड्रग हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बुक वाली पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है हेलोपेरिडोल, ठीक है जी। और जो ए टिपिकल में आपके पास ड्रग आती है वो है क्लोजापीन। सो अब आपको पता ही होना चाहिए सबसे पहले कि लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी का क्या मतलब है। लो पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस द थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि ड्रग की सलाहियत कि वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उसको पोटेंसी कहते हैं। लो पोटेंसी ड्रग का मतलब होता है वो दवाइयाँ जो कि लो थेराप्यूटिक इफेक्ट पैदा करती हैं, उनको लो पोटेंसी ड्रग्स कहते हैं, यानी इनका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम होता है।
हाई पोटेंसी ड्रग ये होती हैं कि जिनके अंदर जो भी बीमारी है उसको ट्रीट करने का जो असर है या इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनको हाई पोटेंसी ड्रग कहते हैं। तो जो लो पोटेंसी ड्रग हैं ये ज़्यादा मकदार में खानी पड़ती हैं क्योंकि इनका इफ़ेक्ट कम होता है। हाई पोटेंसी ड्रग का क्योंकि काम ज़्यादा होता है, इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो हम इसकी डोज क्या करते हैं, कम खाते हैं। अब आ जाते हैं जनाब टिपिकल और एटिपिकल का क्या मतलब है। टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स वो न्यूरोलैप्टिक्स होती हैं जो कि या वो दवाइयाँ होती हैं जो कि जिनको आप फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलैप्टिक्स भी कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस लिख लें कि टिपिकल वर्सेस एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स क्या होती हैं, क्योंकि आपने क्लासिफिकेशन में लिखा है। अच्छा जी, तो टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स वो ड्रग्स होती हैं जिनको आप फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलैप्टिक्स कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन का क्या मतलब होता है, जो पहले डिस्कवर की गई थी, जिनको पहले बनाया गया था, उनको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलैप्टिक्स। इनको आप कहते हैं सेकेंड जनरेशन न्यूरोलैप्टिक्स, या इनको आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं न्यूअर न्यूरोलैप्टिक्स। दीज आर कॉल्ड, या लेटेस्ट भी कह सकते हैं, न्यूअर न्यूरोलैप्टिक्स। ठीक है, यानी ये न्यू है और ये पहले, इससे पहले डिस्कवर की गई थी। सेकंड जो डिफरेंस आता है, जो ज़्यादा मेन डिफरेंस है, वो ये है कि जो टिपिकल न्यूरोलैप्टिक ड्रग्स होती हैं ना, ये जाके काम करती हैं या बाइंड करती हैं विद D2 रिसेप्टर्स। दीज ड्रग्स बाइंड विद D2 रिसेप्टर्स। हमने पढ़ा था कि वैसे तो डोपामीन के बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर जो मेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, D2 रिसेप्टर्स की, डोपामीन रिसेप्टर्स की वजह से, D2 रिसेप्टर्स की वजह से। तो ये दवाई किस से जाके बाइंड करती है, D2 रिसेप्टर से। ठीक है, एंड ब्लॉक देम, और उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, क्योंकि D2 रिसेप्टर्स हाई एक्टिवेट हुए थे। दीज ड्रग्स बाइंड विद these drugs bind more, लिखें, bind more with serotonin receptors and block them। इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसके साथ ज़्यादा है, सेरोटोनिन के साथ ज़्यादा है, एंड लेस बाइंड विद D2 रिसेप्टर्स। और किसके साथ कम बाइंड करती हैं, D2 रिसेप्टर्स के साथ, एंड ब्लॉक देम, और उनको भी ब्लॉक कर देती हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि अगर आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाए कि टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स और एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि जो टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स होती हैं ये D2 रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करती हैं और उनको ब्लॉक कर देती हैं, जबकि एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स जो हैं वो सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ ज़्यादा बाइंड करती हैं, जबकि D2 के साथ कम बाइंड करती हैं। अब आ जाते हैं, इनमें से कोई भी ड्रग आ जाए तो उनका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो भी सेम है, उन ड्रग्स की जो यूजेस हैं वो भी सेम हैं, बॉडी पे एक्शंस जो हैं वो भी सेम हैं, और साथ साथ इनके एडवर्स इफेक्ट भी सेम हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे लिखना है, कि कोई भी अगर ड्रग आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जनाब, हम सबसे पहले लिखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। सॉरी, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास क्या क्या आता है कि ये दवाई कैसे ली जाती है, हम किसमें क्या करते हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हम कैसे लिखते हैं जनाब, ये जो दवाई है इसको आप ओरली भी ले सकते हैं, IV भी ले सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी ले सकते हैं। कैन बी टेकन ओरली
इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावीनसली एंड शोज वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, यानी कुछ अच्छी एब्जॉर्ब होती हैं और कुछ की एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ी कम होती है। तो हमने लफ्ज़ क्या लिखा है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इसकी होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का देखा जाए तो इट हैज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज़ लार्ज वॉल्यूम ऑफ, या इजीली डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में होती है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबलाइज बाय लिवर, ठीक है। एक्सक्रीशन कैसे होती है, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होती है, थ्रू यूरिन एक्सक्रीट होती है। अब हम लिखते हैं इसका फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है जी, फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, फार्माकोडायनामिक्स में हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो हमने ऊपर लिखा है वो बेसिकली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है कि दिस ड्रग बाइंड विद, अगर ये वाली आ जाए तो क्योंकि टिपिकल की है तो D2 रिसेप्टर लिखेंगे, ये भी आ जाए तो D2 रिसेप्टर लिखेंगे, अगर ये आ जाए तो क्योंकि ये एटिपिकल की है तो हम ये वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दीज ड्रग्स बाइंड विद डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स इन द ब्रेन एंड द पेरिफेरी एंड ब्लॉक देम, ठीक है। दे आल्सो ब्लॉक और इनहिबिट द सेरोटोनिन रिसेप्टर। अगर जनरली हम लिखना चाहें, हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप ये वाला लिखेंगे। अगर जनरली न्यूरोलेप्टिक्स आ जाए और आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ऑल न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स बाइंड विद dopaminergic and serotonin receptors in the brain and block them. As a result, there is decrease in serotonin and dopamine level in the body. सो बेसिकली हमें शिज़ोफ्रीनिया हो क्या रहा था, या पेशेंट को शिज़ोफ्रीनिया क्यों हो रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में डोपामीन का लेवल भी बढ़ा हुआ था और सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ा हुआ था। अब हमने क्या किया है, जब हमने ये मेडिसिन पेशेंट को लगाई है तो इस मेडिसिन ने जाके डोपामीन को भी कम कर दिया है और सेरोटोनिन को भी कम कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इससे मज़ीद क्या क्या बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो अब हमने लिखना है कि एक्शंस क्या क्या आते हैं बॉडी के ऊपर, एक्शंस ऑन द बॉडी। अब आपने जो दवाई खाई है जिसने डोपामीन और सेरोटोनिन को कम किया है, ये बॉडी में क्या क्या इफ़ेक्ट पैदा करेगी। पहला एक्शन इसका ये होता है कि ये एंटी साइकोटिक एक्शन होता है। एंटी साइकोटिक एक्शन, व्हाट इज़ एंटी साइकोटिक एक्शन? कि ब्रेन में जो मेंटली डिस्टर्बेंस आ रही थी वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सो इट रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ, इट रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रीनिया बाय ब्लॉकिंग, कैसे? बाय ब्लॉकिंग डोपामीन एंड सेरोटोनिन, आपने पीछे बताया है अभी, ठीक है जी। सेकेंड इफेक्ट इसका क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, एंटी इमेटिक इफेक्ट। इमेसिस होता है उल्टी या वोमिटिंग। अब एंटी इमेटिक इफेक्ट कैसे आ गया है, आपने पढ़ा था कि जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, उस ब्रेन के उस एरिया के अंदर D2 रिसेप्टर्स होते हैं। जब किसी भी वजह से D2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं इन द CTG सेंटर तो वहाँ से वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। अब हमने क्या किया है, हमने तो D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया है। सो अगर पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है और आपने उसको
ये एंटीसाइकोटिक ड्रग दी हुई हैं तो उसको वोमिटिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस दवाई ने जाके CTC सेंटर के अंदर भी मौजूद D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया है। इधर लिखेंगे बिकॉज इट ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर्स इन द CTC सेंटर या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, सो इट हैज़ या इट हैव एंटी इमेटिक इफ़ेक्ट। लिहाजा इसका कौन सा इफ़ेक्ट होता है? एंटी इमेटिक इफ़ेक्ट भी होता है। जब आप आगे जाएंगे तो आगे आप एंटी इमेटिक ड्रग्स भी पढ़ेंगे, उसमें आप ये दवाई दोबारा पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एंटी मस्करीनिक इफ़ेक्ट। एंटी मस्करीनिक इफ़ेक्ट। मस्करीनिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? मस्करीनिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ जाके एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है और पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी शुरू करती है। ठीक है, सपोज करें ये एक मस्करीनिक रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन आएगी, इसके साथ बाइंड करेगी और एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको आप कोलिनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं। तो वो कहते हैं जब आप ये मेडिसिन खाते हैं तो ये जो है ना आपके इस मस्कारिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है। और आपको पता है जी कोलिनर्जिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, चलिए इसको छोड़ दें, तो आपका जो है ना वो ये ड्रग जाके क्या करेगी? मस्कारिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी। लिहाजा पैरासिम्पथेटिक या कोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी? कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस ड्रग प्रोड्यूस एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। दीज ड्रग्स प्रोड्यूस एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स। क्या क्या एंटी कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमें डायरिया होता है। मैं यहाँ पे लिख जाती हूँ ना, जब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? पेशेंट में यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है या GIT का आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज़ हार्ट रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जिसको आप सिंपली लिख लें, डायलेशन ऑफ प्यूपिल हो जाती है, बल्कि कंस्ट्रिक्शन होती है, सॉरी क्या होता है हमारे पास? कंस्ट्रिक्शन, जिसको मियोसिस कहते हैं। मियोसिस का मतलब होता है कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं जब आपने सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा क्या लिख लें जनाब? ड्राइनेस ऑफ माउथ नहीं, इसका उल्टा आएगा कि इंक्रीज सलाइवा हो जाता है, क्योंकि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है ना तो हमारी सिक्रीशंस बॉडी की ज़्यादा हो जाती हैं। ये इसी वजह से यूरिन ज़्यादा बनता है, फीसिस ज़्यादा बनते हैं, सलाइवा ज़्यादा बनता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब आप ये मेडिसिन खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट करते हैं। तो जब आप मस्कारिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ये वाला सिस्टम भी ब्लॉक हो जाएगा। जब ये सिस्टम ब्लॉक होगा तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा? रिवर्स जब होंगी तो अब यूरिन का आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पेशेंट को यूरिन कम आएगा, उसमें इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा, जिसको आप टैकीकार्डिया भी कह सकते हैं। यहाँ मियोसिस हो रही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? मिड्रियासिस हो जाएगी, प्यूपिल डायलेशन हो जाएगी, प्यूपिल उसका फैल जाएगा। ठीक है जी, उसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी, क्योंकि सलाइवा आप क्या हो जाएगा? कम प्रोड्यूस होगा, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगी। सो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको उस वक्त समझ आएंगे जब आपने पैरासिम्पथेटिक सिस्टम पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने पैरासिम्पथेटिक सिस्टम नहीं पढ़ा तो पहले जाके आप पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की जो वीडियो है वो या पैरासिम्पथेटिक एक्शंस देख कर आइएगा, तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये 3 इसके इफ़ेक्ट होते हैं। यूज़ किस लिए करते हैं? 4th हम कैसे लिख सकते हैं? ट्रैंक्युलाइज़र इफ़ेक्ट। ट्रैंक्युलाइज़र इफ़ेक्ट लिख दें आप, एक्शन या इफ़ेक्ट कुछ भी लिखना चाहें आप।
हम क्या कह सकते हैं कि ये ड्रग जो होती है, दिस ड्रग इज़ यूज टू गिव काम, दिस ड्रग इज़ यूज्ड टू गिव काम या सुकून आपकी बॉडी में देती है, ठीक है। ये एंजाइटी को कम करती है, इट रिड्यूसेस, क्या करती है, पेन एंड एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है, परेशानी, टेंशन, उसको ये क्या कर देती है, कम कर देती है। और आखिर में हम लिखेंगे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट, कि इस दवाई को खाने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और पेशेंट को हमने बताना होता है कि आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा इसमें होता है कि पेशेंट को, क्योंकि आप सिंपली कह सकते हैं कि पेशेंट को यूरिन रिटेंशन हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा उसको यूरिन का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, तो एडवर्स इफ़ेक्ट में यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। अब क्योंकि आप न्यूरोट्रांसमीटर के साथ खेल रहे हैं इस मेडिसिन के ज़रिए से, थोड़ा सा पेशेंट जो है ना उसके अंदर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग आती है पेशेंट के अंदर, क्योंकि वो भी मेडिसिन पे है, तो उस दौरान उसके न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर काम नहीं करते, तो सेक्सुअली डिसफंक्शनिंग आती है। मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर से मुराद है, क्योंकि दवाई थोड़ा सा सुकून देती है, तो आपको थोड़ा सा चलने फिरने में मसला होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़े से कन्फ्यूजन होती है, या ट्रेमर्स आते हैं बॉडी में, हल्के फुल्के से ट्रेमर्स आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे से इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये सारा जो था वो आपका न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स के हवाले से था। इसमें किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।